तो कहानी की शुरुआत रीचर नाम के एक बहुत ही शांत पर बेहद ही खतरनाक आदमी से होती है, जो कि फिलहाल के लिए एक स्टोर पर अपने पुराने रिकॉर्ड्स को बेचने आया था। जब वो अंदर शॉप के मालिक से बात कर रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर बाहर खड़ी एक अजीब सी गाड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसमें बैठा एक आदमी घबराहट में आसपास देख रहा था। उसे देखकर रीचर को ये बात समझ में आ जाती है कि पक्का यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी अचानक से वो आदमी अपनी गाड़ी को सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी के ऊपर ठोक देता है और तुरंत ही अपनी बंदूक लेकर दूसरी गाड़ी में बैठे रिचर्ड नाम के एक लड़के को किडनैप करने की कोशिश करने लग जाता है। वो लड़का असल में कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि जैकरी बैक नाम के एक आदमी का बेटा था, जो काफी ज्यादा अमीर और ताकतवर इंसान है और उसका नाम इलीगल ट्रेडिंग की दुनिया में भी चलता है। तब बिना वक्त गवाए रिचर्ड बाहर निकलकर अपनी गन निकालता है और किडनैपर के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करने लग जाता है। पर अब तक किडनैपर रिचर्ड को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां पर से भागने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर रिचर्ड उसकी गाड़ी के टायर पर शूट करते हुए उसकी गाड़ी के टायर को ही उड़ा देता है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पास में ही टकरा जाती है। और इसके बाद रिचर्ड किडनैपर को ढेर करके रिचर्ड की जान को बचा लेता है। उस दौरान भी वो वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लग गए थे, जिस दौरान अचानक से एक आदमी उनका पीछा करने लग गया था, जो देखकर रिचर्ड तुरंत ही उसे गोली मार देता है। मगर बाद में उसे पता चलता है कि अभी उनका पीछा करने वाला आदमी एक पुलिस ऑफिसर था। ये देखकर रिचर्ड तुरंत ही घबराते हुए रिचर्ड को एक वैन में बिठाता है और वहां पर से तेजी से निकलने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस वाले को गोली मारने की वजह से अब पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। तभी रास्ते में कई पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करते हैं, मगर अपनी कमाल की ड्राइविंग स्किल्स की वजह से रिचर्ड उनका ही एक्सीडेंट करवाकर उन्हें चकमा देते हुए आगे निकल जाता है। जिस दौरान रिचर्ड उससे बार बार वैन को रोकने के लिए कह रहा था, मगर टीचर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसने एक इलीगल गन से एक पुलिस वाले को जान से मारा था और अभी वैन को रोकते ही पुलिस वाले उसे लंबे समय के लिए अंदर कर देते। इसके बाद रिचर्ड वैन को सीधा एक पार्किंग लॉट में ले जाकर रोकता है, ताकि वो वहाँ पर खड़ी एक गाड़ी को चुरा कर वहाँ पर से निकल सके और पुलिस वाले उसे आसानी से ट्रैक ना कर पाए। उस दौरान वो रिचर्ड से भी पुलिस वालों को बुलाकर उसके घर पर लौट जाने को कहता है, मगर रिचर्ड बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो रिचर्ड के आगे हाथ पैर जोड़ने लगता है कि रिचर्ड खुद ही उसे उसके पिता के पास सेफली छोड़ दे, क्योंकि कुछ साल पहले भी एक बार रिचर्ड को किडनैप करा गया था, जिस दौरान किडनैपर्स ने उसके कान को काट दिया था और रिचर्ड नहीं चाहता था कि वापस से उसके साथ ऐसी कोई घटना हो। तब शुरू में तो रिचर्ड की मदद करने के लिए नहीं मानता, क्योंकि वो एक पुलिस वाले को मारकर ऑलरेडी फंस चुका है। पर तब रिचर्ड को बताता है कि उसके पिता एक बहुत ही अमीर इंसान है और अगर टीचर उसकी मदद करेगा तो वो भी अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके रिचर्ड का नाम इस केस से साफ कर देंगे। तब ये बात सुनने के बाद रिचर्ड भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब वैसे ही रिचर्ड की कहानी का 3rd सीजन है और इसके बाकी के 2 सीजन में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर इसके इस सीजन की कहानी का पुराने सीजन की कहानी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो अगर आप लोग चाहो तो इस सीरीज के इस सीजन की कहानी को डायरेक्ट भी एंजॉय कर सकते हो। खैर फिलहाल के लिए रिचर्ड को अपने साथ अपने मेंशन में लेकर चला जाता है, जहां गेट पर मौजूद पॉली नाम का एक बॉडीगार्ड रिचर्ड से बदतमीजी से पेश आता है और उसे गाड़ी से उतारकर उसकी चेकिंग करवाने को कहता है। इस पर शुरुआत में तो रिचर्ड मना करता है, पर रिचर्ड के कहने पर वो अपनी चेकिंग करवा लेता है और चेकिंग के बाद दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ रिचर्ड की मुलाकात अपने परिवार के सिक्योरिटी हेड ड्यूक से करवाता है। उस दौरान रिचर्ड तो अपने रूम में चला जाता है और ड्यूक रिचर्ड से बात करते हुए रिचर्ड को अपने बॉस जैकरी बैक के पास लेकर जाता है, जो रिचर्ड की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था। तब बैक उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए उससे वादा करता है कि वो उसे पुलिस से बचाएगा और मामले के ठंडा होने तक रिचर्ड उसके ही घर पर रुक सकता है। इतना बोलने के बाद बैक तो रिचर्ड को उसके पास ही जॉब भी ऑफर करने लग गया था, पर फिलहाल के लिए रिचर्ड उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और साथ ही अब तक रिचर्ड ने बैक की दी गई वाइन भी नहीं ली थी। मगर कमरे से बाहर जाने से पहले रिचर्ड वाइन के ग्लास को बहुत ही जोर से पकड़ता है और बैक को बताता है कि मैंने जानबूझकर अपने फिंगरप्रिंट को ग्लास पर छोड़ दिया है ताकि तुम मेरे बारे में जानकारी निकलवा सको। तब रिचर्ड की इतनी ज्यादा ईमानदारी को देखकर तो बैक पूरी तरह से हैरान रह जाता है, पर फिलहाल के लिए रिचर्ड उसके कमरे से निकलकर रिचर्ड के पास चला गया था, जहाँ पर वो उससे बात करते हुए पूछता है कि उसके पिता उसके हालचाल लेने के लिए क्यों नहीं आए। तब रिचर्ड उसे बताता है कि उसके पिता ने उसके पास कॉल कर लिया था और 4 साल की उम्र में उसकी माँ के गुजरने के बाद से उसके पिता उससे थोड़े से कटे कटे ही रहते हैं। अब वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ड्यूक वहाँ पर आकर टीचर को अपने साथ बैक के पास लेकर जाता है, जो घर के बाहर मौजूद एक शेड के अंदर टीचर का इंतजार कर रहा था। अब तक बैक ने टीचर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी कि पहले टीचर अमेरिकन आर्मी का एक बहुत ही खतरनाक कमांडो हुआ करता था, जिसने अपने टाइम पर बहुत ही खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है और उसी वजह से उसे मिलिट्री के लगभग सारे मेडल्स मिले हुए हैं। इसी कारण की वजह से बैक रिचर्ड को अपने पास काम पर रखना चाहता था, जिसके लिए रिचर्ड मान भी जाता है। मगर बैक की टीम में शामिल होने और बैक का भरोसा पूरी तरह से जीतने के लिए रिचर्ड को एक खौफनाक खेल रशियन रोलेट खेलना पड़ेगा, जो बताने के बाद पीछे खड़ा पॉली टीचर के सामने उसकी वही इलीगल गन रख देता है, जिसकी मदद से रिचर्ड ने पुलिस वाले को शूट करके जान से मारा था। तब रिचर्ड बिना हिचकिचाहट के उस बंदूक को उठाकर उसमें एक गोली डालता है और बिना डरे उस बंदूक को अपने सर पर रखकर लगातार 3 बार ट्रिगर दबाता है। इसके बाद रिचर्ड चौथी बार भी ट्रिगर दबाने ही वाला था, मगर रिचर्ड की जाबाजी को देखकर तो बैक की खुद की भी फट के 4 से 64 हो चुकी थी। इसीलिए उसके चौथी बार ट्रिगर को दबाने से पहले ही वो खुद उसको रोककर टेस्ट में पास कर देता है, जिसका मतलब कि रिचर्ड अब खुद भी बैक की टीम का हिस्सा था।
अब फिलहाल के लिए ड्यूक रीचर को एक कमरे में छोड़ आया था जहाँ पर रीचर आज से रहने वाला था। तब ड्यूक के वहाँ पर से जाने के बाद रीचर तुरंत ही उस कमरे की तलाशी लेने लग जाता है और जब काफी देर तक तलाशी लेने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई हिडन कैमरा नहीं मिलता तो तुरंत ही अपने जूते के एक खास हिस्से से एक फोन को निकालता है और किसी को कॉल करके बताता है कि वो उन लोगों के प्लान के मुताबिक सक्सेसफुली बैक की टीम में शामिल हो चुका है। अब जिन लोगों ने पुराने सीजन्स को देखा है उन्हें रीचर के पास मोबाइल देखकर ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि पक्का रीचर किसी बहुत ही खास मकसद से बैक के घर पर आया है। दरअसल कुछ दिनों पहले रीचर जब एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ था तो वहाँ पहले वो एक छोटे लड़के को चोरी करने से रोकता है और फिर उसे अपने पास से कुछ पैसे देकर समझाने की कोशिश करता है कि उसे गलत काम नहीं करने चाहिए। उसी वक्त अचानक से रीचर की नजर ज़ेवियर क्विन नाम के एक आदमी के ऊपर पड़ती है जिसे एक समय पर रीचर ने अपने हाथों से शूट करके जान से मार दिया था, जिसके बाद क्विन की बॉडी समंदर के अंदर गिर गई थी और रीचर ने क्विन को इसी वजह से मारा था क्योंकि क्विन ने रीचर के साथ कुछ तो बहुत ही खतरनाक करा था और उस समय पर क्विन देश के राजवीर दुश्मन देशों को बेचा करता था। कैरबी उसे देखते के साथ ही रीचर तुरंत ही मिलिट्री की 110 स्पेशल इन्वेस्टिगेटर की यूनिट को कॉल करके क्विन के बारे में जानकारी मांगता है, जिस दौरान पहले तो उसे वहां पर बैठे ऑफिसर ने कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया था, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि कुछ जैक रीचर यानी कि वो इंसान जिसने 110th यूनिट को खुद बनाया था उसने उसको कॉल करा है तो तुरंत ही रीचर की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद रीचर की मुलाकात सुजैन डुफी से होती है जो खुद भी एक एजेंट थी और ज़ैकरी बैक के खिलाफ एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जो वैसे तो दुनिया के सामने कारपेट बेचने का काम करता है, मगर सुजैन को शक था कि वो कोई ना कोई इलीगल काम भी करता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और उसका क्वीन के साथ भी कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है। इसी बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुजैन ने अपनी एक जासूस टेरेसा को बैक के घर में हाउस कीपिंग का काम संभालने के लिए भेजा था, पर कुछ दिनों पहले टेरेसा अचानक से गायब हो गई थी और हो सकता था कि बैक ने उसे कैद कर रखा हुआ हो। अब वैसे तो रीचर को टेरेसा से कोई भी लेना देना नहीं होता, पर फिलहाल वो क्वीन के बारे में पता करने के लिए सुजैन के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है और डिसाइड करता है कि वो बैक के बारे में जानकारी निकालने के लिए अब खुद उसकी टीम में जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका रिचर्ड था, जिसे किडनैप करने का दिखावा करके रिचर्ड बैक की टीम में आसानी से जा सकता है, जिसके लिए वो सुजैन और उसके साथियों फिल और स्टीवन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग स्टीवन खुद ही रिचर्ड को किडनैप करने की कोशिश करने वाला था, जिस दौरान रिचर्ड को बचा लेता और बाद में फिल उनके पीछे आता ताकि उसे नकली गोली से शूट करके रिचर्ड को ये दिखा सके कि वो पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकते। उस दौरान नकली गोली को पहचानने के लिए रिचर्ड ने अपने बंदूक के सिलेंडर पर एक निशान भी बनाया था ताकि उसे पता चल सके कि कौन से राउंड में नकली गोली है। उसी वजह से रशियन रोलेट खेलते हुए भी रिचर्ड को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने जानबूझकर ही गोली को उसी निशान वाले राउंड में डाला था। खैर उस समय पर रिचर्ड ने सुजैन से क्वीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को भी कहा था, जिससे सुजैन को पता चला था कि क्वीन को जिस दिन गोली लगी थी उसके अगले ही दिन समंदर से एक आदमी बहता हुआ पास के शहर के किनारे पहुंचा था। उसके सर में 9mm कैलिबर की छोटी गोली थी जिससे उसकी जान बच गई क्योंकि रात के समय में समंदर का पानी ठंडा था जिससे उसकी बॉडी में खून जम गया और उसका ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ। उसके बाद 6 महीने तक वो बंदा हॉस्पिटल में था, मगर उसे गोली लगने वाली इंसिडेंट और उसके 2 दिन पहले तक का कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से शायद उसने बाद में रिचर्ड से बदला लेने की कोशिश नहीं करी। खैर प्रेजेंट टाइम में रिचर्ड का मिशन किसी भी हालत में सुजैन की खबरी टेरेसा को ढूंढना और क्वीन तक वापस पहुंचकर उसे मौत की नींद सुलाना था, क्योंकि क्वीन ने रिचर्ड के साथ पास्ट में जो भी करा था उसके हिसाब से क्वीन को जीने का कोई भी हक नहीं था। खैर अभी बैक के घर में यही सारी चीजें सोचने के बाद रिचर्ड को रात के समय में लगता है कि टेरेसा शायद घर के पास वाले शेड में भी हो सकती थी, इसीलिए रिचर्ड तुरंत ही अपने कमरे की खिड़की से नीचे जाकर शेड के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर टेरेसा मौजूद नहीं होती, मगर वहाँ पर टेरेसा का ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, जिसका मतलब कि टेरेसा को वहाँ पर लाया तो गया था, मगर अब वो कहाँ पर थी इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इस बारे में जब रिचर्ड सुजैन को बताता है तो सुजैन थोड़ा सा परेशान होने लग जाती है और जैसा कि किडनैपिंग के टाइम पर एक बहुत ही अच्छा ड्रामा क्रिएट करके सुजैन और उसके साथियों ने रिचर्ड के ड्राइवर कूपर को भी पकड़ लिया था, तो फिलहाल के लिए वो उससे अच्छे से जानकारी निकालने के लिए उसे अपने साथ एक घर में कुर्सी से बांध कर रख रहे थे, जिसके पास ही सुजैन जाकर उसे टेरेसा के बारे में जानने की कोशिश करने लग जाती है, मगर कूपर उसे कुछ भी नहीं बताता। इसी वजह से सुजैन गुस्से में उसे मारने लग गई थी, जिस दौरान उसे कूपर से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि उन लोगों ने टेरेसा को किसी बहुत ही खास मकसद की वजह से जिंदा रखा हुआ है, पर सिर्फ इस जानकारी के जरिए टेरेसा तक पहुंचा नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ बैक के घर में ड्यूक किसी काम की वजह से रिचर्ड को उसके कमरे में बुलाने के लिए जा रहा था, जिस बारे में पता चलने पर रिचर्ड खुद भी बेसमेंट से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है, जिस दौरान जल्दीबाजी के चक्कर में वो खिड़की के पास से नीचे भी गिरने वाला था, पर किस्मत से ड्यूक के टीचर के कमरे में दाखिल होने से पहले टीचर अपने बाथरूम में पहुंच जाता है और ड्यूक के कमरे में दाखिल होने पर वो बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर आकर ड्यूक को ऐसा दिखाता है जैसे कि वो काफी समय से बाथरूम में ही था। तब ड्यूक उसे बताता है कि उन्हें उस गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी मिली है जो रिचर्ड की किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई थी, और अब किडनैपर के बारे में अच्छे से पता करने के लिए
रीचर को उस गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना होगा। तब रीचर इस पर मानकर कपड़े पहनने का बहाना बनाता है और ड्यूक के वहाँ पर से निकलने के बाद सुजैन को कॉल करके उस लोकेशन पर जल्दी पहुँचने को कहता है जहाँ पर रिचर्ड की असली गाड़ी खड़ी हुई थी। सुजैन को किसी भी हालत में उस गाड़ी को वहाँ पर से जल्दी हटाना होगा, क्योंकि अगर बैग के लोगों ने उस गाड़ी की तलाशी ली तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। असल में रिचर्ड ने बैग से ये कहा था कि रिचर्ड को उठाने से पहले किडनैपर ने उसकी गाड़ी में ब्लास्ट करा था, जिसमें उसका ड्राइवर मारा गया, और इसका मतलब कि अभी भी रिचर्ड की गाड़ी के अंदर ड्राइवर का खून मौजूद होना चाहिए था। पर जैसा कि ड्राइवर को सुजैन के साथियों ने किडनैप करके रखा हुआ था, इसी वजह से रिचर्ड की बातों को सुनने के बाद सुजैन खुद भी उस जगह के लिए रवाना हो जाती है। खैर अभी रीचर के साथ उस लोकेशन की तरफ एंजल डॉल नाम के एक आदमी को भी भेजा गया था, जिससे रास्ते में लगातार रीचर कुछ न कुछ अजीब सी बातें करता रहता है। और बेशक से वो सारी की सारी बातें फालतू हों, मगर टीचर को उससे बात करके एक बहुत ही जरूरी बात पता चलती है कि असल में बैग जो भी इलीगल काम करता है वो उसका असली बॉस नहीं है, और पर्दे के पीछे से इस काम के सारे डिसीजन कोई और ही लेता है। इस बारे में पता चलने पर रीचर असली बॉस के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर एंजल डॉल उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद रीचर सुजैन को गाड़ी हटाने का टाइम देने के लिए एंजल डॉल का थोड़ा सा समय बर्बाद करने का फैसला करता है, जिसके लिए कॉफी लेने के बहाने से वो रास्ते में एक स्टोर पर रुकता है और अंदर जाके कॉफी के मग को हाथ में पकड़कर घड़ी को देखने लग जाता है, और तब तक घड़ी को लगातार वैसे ही देखता रहता है जब तक कि एंजल डॉल खुद स्टोर के अंदर नहीं आ जाता। उसके अंदर आने पर रिचर्ड जल्दी से कॉफी को डालकर उसके साथ वापस से उसी लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो जगह असल में एक सरकारी गैराज थी, जहाँ पर एक्सीडेंटल गाड़ियों को लाकर खड़ा कर दिया जाता था। तब गैराज के अंदर जाने के लिए एंजल डॉल बाहर मौजूद गार्ड को रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर इसके लिए उस गार्ड ने साफ मना कर दिया था, जो देखकर एंजल डॉल अपनी गन निकालकर उसको शूट करने वाला होता है। मगर तब रिचर्ड उस गार्ड की जान को बचाने के लिए उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारकर उसको बेहोश कर देता है और एंजल डॉल के साथ गैराज के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद एंजल डॉल ने उस किडनैपर के ट्रक के काफी सारे फोटोज ले लिए थे, जिसके बाद वापस आते समय अचानक से उसकी नजर रिचर्ड की गाड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसके पास भी चला गया था। पर अभी जब उसे गाड़ी के अंदर गार्ड का खून दिखाई नहीं देता तो वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तब रिचर्ड उसे उस गाड़ी की नंबर प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये गाड़ी रिचर्ड की नहीं है। दरअसल बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी सुजैन उस गाड़ी को वहां पर से हटा नहीं पाई थी, इसीलिए उसने मामले को संभालने के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट को ही चेंज कर दिया था, जिस जाल में फिलहाल के लिए एंजल डॉल फंस जाता है और टीचर उसे वहां पर से ले जाता है। इसके बाद एंजल डॉल ने सुबह सुबह रीचर को बैग के घर पर वापस से छोड़ दिया था, पर उतने में ही वहाँ पर बैग खुद आ गया था, जो रीचर को नीचे जाकर पाउली से मिलने के लिए कहता है। उस समय पर पाउली नीचे बने जिम में बेंच प्रेस कर रहा था, जहाँ पर टीचर के पहुंचते ही पाउली उससे भी बेंच प्रेस के बारे में पूछता है, जिस पर रीचर जवाब देता है कि उसे कसरत करना इतना ज्यादा पसंद नहीं है और उसके लिए जिम की ताकत ये बात साबित नहीं कर सकती कि इंसान कितना मजबूत है। ये बात सुनने के बाद पाउली रीचर से बेंच प्रेस में कंपटीशन करने के लिए बोलता है, जिसके लिए रीचर मना करके उसे बर्बेरियन आर्म रेसलिंग करने के लिए बोलता है, जिसमें रीचर पाउली के हाथ को नीचे की तरफ झुकाने वाला था और पाउली को अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना था। तब पाउली इसके लिए मान जाता है और रीचर उसके हाथ पर जोर लगाकर उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगता है। पर यह सब रीचर का पाउली से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का प्लान था, क्योंकि उसने अचानक से पाउली के हाथ को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पाउली का हाथ पाउली के चेहरे पर ही जाकर लगता है, जिससे गुस्से में आकर पाउली रीचर से लड़ाई करने वाला था। मगर रीचर ने उससे लड़ाई करने के लिए पास में पड़ी प्लेट उठा ली थी, पर उन दोनों की लड़ाई करने से पहले ड्यूक खुद वहां पर पहुंचकर उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलता है और जैक को एक ट्रक की चाबी देकर ट्रक को एक लोकेशन पर छोड़कर आने को कहता है। उस दौरान ड्यूक ने रीचर से ये बात भी कही थी कि रीचर को किसी भी हालत में ट्रक के ट्रंक को खोलकर ये बात जानने की कोशिश नहीं करनी है कि ट्रक के अंदर क्या है। ये सुनने के बाद रीचर इस बात को समझ जाता है कि ये काम उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए है, पर क्योंकि वो इस बात को जानना चाहता था कि ट्रक के अंदर क्या है, इसलिए वो सुजैन को कॉल करके उससे रास्ते में मिलने के लिए कहता है और सुजैन भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिस दौरान वो अपने रिची नाम के साथी के साथ उसके टेंट कुत्ते को भी लेकर आई थी। तब उस कुत्ते को ट्रक के अंदर जाने पर उसे ट्रक में कोई भी गड़बड़ महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने सच में सिर्फ कारपेट ही रखे हुए थे, जिसने टीचर की बात को साबित कर दिया था कि ये काम सच में टीचर के लिए एक लॉयल्टी टेस्ट ही था। कि टीचर फिलहाल के लिए उस ट्रक की डिलीवरी को करने के बाद एंजल डॉल के वेयर हाउस में पहुंच जाता है, जहाँ पर एंजल डॉल ने उससे बातें करते हुए साफ कह दिया था कि उसे शक है कि टीचर सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो इंसान नहीं है जैसा वो सबके सामने दिखावा करता है। ये बात सुनने के बाद पहले तो टीचर उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है, मगर कहीं ना कहीं एंजल डॉल को ये बात भी समझ में आ गई थी कि टीचर पक्का पुलिस वालों के साथ भी मिला हुआ है। पर वो इस बात को ड्यूक को बता पाता उससे पहले ही टीचर उसके खोपड़े को पकड़कर पास में पड़े एक टेबल पर मार देता है और टेबल पर रखी एक बहुत ही बड़ी पिन एंजल डॉल के सर में घुस जाने की वजह से एंजल डॉल वहीं पर भगवान को प्यारा हो जाता है। अब जैसा कि टीचर के पास उसकी लाश को छुपाने का टाइम नहीं था, इसीलिए फिलहाल वो उसकी लाश को टेबल के नीचे ही छुपाकर बाहर ड्यूक से आकर मिलता है और उससे एंजल डॉल की बेइज्जती करते हुए उसके साथ घर पर वापस चला जाता है। जिस दौरान रास्ते में टीचर ने अपने हाथ को गाड़ी के बाहर ही रखा हुआ था ताकि ड्यूक की नजर उसके हाथ पर लगे एंजल डॉल के खून के ऊपर न पड़ जाए।
कि अभी बेक के मेंशन पर पहुंचने के बाद जब रिचर्ड बेक के पास जाता है तो बेक अचानक से रिचर्ड के ऊपर ही रिचर्ड को किडनैप करने का शक करने लग गया था, क्योंकि रिचर्ड ने किडनैपर के बारे में जो भी चीजें बताई थी उसके हिसाब से किडनैपर के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। तो बेक की उल्टी सीधी बातें सुनने के बावजूद भी रिचर्ड उसे बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ समझाता है कि मैं आपका वफादार हूँ और मेरा काम आपकी और आपके बेटे की हिफाजत करना है, पर अगर आप मुझसे अपनी ही बातें छुपाओगे तो मैं आप लोगों की हिफाजत कैसे कर पाऊंगा। असल में टीचर इन बातों के जरिए बेक से उसके असली बॉस के बारे में पता करना चाहता था, पर फिलहाल के लिए बेक टीचर को कुछ भी न बताकर टीचर को वापस से उसके कमरे में भेज देता है, जहाँ पर जाने के बाद टीचर ने अपनी एक साथी निगली को कॉल करके उससे ड्यूक, पाउली और एंजल डॉल के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता करने के लिए कहा था, जिस दौरान निगली उसे बता देती है कि वो तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और बहुत ही लंबी जेल काट कर बाहर आए हैं। तब निगली टीचर से उसके मिशन के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर टीचर उसको ये बोलकर फोन काट देता है कि ये मेरा मिशन है और मैं उस बंदे को जान से मारना चाहता हूँ जिसको मैं पहले भी जान से मार चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद निगली समझ जाती है कि टीचर पक्का क्वीन की बात कर रहा था, मगर अभी वो टीचर से कोई बात कर पाती उससे पहले टीचर फोन काट चुका था। इसके बाद रिचर्ड सुजैन के पास कॉल करके उसे आधी रात को मेंशन के पीछे वाली नदी के पास मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए सुजैन मान गई थी और उस दौरान टीचर ने सुजैन को उसके लिए कुछ कपड़े भी लाने के लिए कहा था। तब सुजैन को ये बात तो समझ में नहीं आती, पर वो टीचर की इस बात को भी मान जाती है और अब आधी रात होते ही रिचर्ड मेंशन के पीछे मौजूद समंदर के पास जाता है और अपने कपड़े किनारे पर ही उतार कर समंदर में छलांग मार देता है और तैरकर दूसरी तरफ निकलते हुए उसी हालत में पैदल चलते हुए नदी के पास वाले रोड पर पहुंच जाता है। उस दौरान सुजैन अपनी गाड़ी लेकर रोड पर टीचर का इंतजार कर रही थी, जो फिलहाल के लिए टीचर की बॉडी शॉडी देखने के बाद उसके ऊपर फिदा हो जाती है, मगर टीचर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और सुजैन के साथ एंजल डॉल के वेयर हाउस की तरफ निकल पड़ता है। असल में रीचर को वहां पर जाकर एंजल डॉल की बॉडी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि अगर धोखे से भी किसी को रीचर की एंजल डॉल को मारने के बारे में पता चल जाता तो रीचर और सुजैन की अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। तब वेयर हाउस में जाने के बाद रीचर और सुजैन एंजल डॉल की लाश को एंजल डॉल की गाड़ी के साथ ही एक बहुत ही पुराने कंटेनर में छुपा देते हैं, जिस कंटेनर को कभी भी कोई नहीं खोलता। जिसके बाद वो वेयर हाउस में टेरेसा को भी ढूंढने की कोशिश करने लग गए थे, मगर वहाँ पर से उन्हें टेरेसा का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसलिए फिलहाल के लिए वो जमीन पर पड़े एंजल डॉल के खून को साफ करने में लग जाते हैं। उस दौरान सुजैन ने फैसला करा था कि वो बैक के काम के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एंजल डॉल के लैपटॉप को अपने साथ लेकर जाएगी, जो सुनने के बाद टीचर भी एंजल डॉल की बंदूक को अपने साथ लेकर जाने का फैसला करता है, मगर इस बंदूक का क्या करेगा इसके बारे में हमें जल्दी ही जानने को मिलेगा। भी फर्श पर पड़ा खून पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था कि तभी अचानक से वेयर हाउस में बैग का एक ट्रक आकर रुकता है, जिसमें से उतरने वाले बैग के दो साथियों को देखने के बाद रीचर और सुजैन पास में ही छुप गए थे। पर अभी जैसे ही वो दोनों अंदर आकर फर्श पर पड़े खून को देखते हैं तो वो लोग भी इस बात को समझ जाते हैं कि पक्का एंजल डॉल को किसी ने जान से मार दिया है, लेकिन अभी वो इस बारे में किसी और को इन्फॉर्म कर पाते उससे पहले ही रीचर और सुजैन ने डंडे लेकर उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जिस दौरान रीचर जब एक बंदे से लड़ाई कर रहा था तो दूसरे वाला सुजैन का गला पकड़कर उसको जान से मारने की कोशिश करने लग गया था। ये देखने के बाद रीचर पहले वाले बंदे को जल्दी से खत्म करता है और सुजैन का राम नाम सत्य होने से पहले ही दूसरे वाले बंदे को भी जान से मार देता है। इसके बाद रीचर ने उन दोनों की लाशों को भी एंजल डॉल की लाश के साथ छुपा दिया था। जिसके बाद रीचर सुजैन के साथ वापस से नदी के पास वाले रोड पर आता है, जहाँ पर सुजैन के लाए हुए कपड़ों को उतार कर वो वापस से समंदर के किनारे आ गया था, जहाँ से तैरकर दूसरी तरफ जाने पर वो मेंशन में वापस पहुंच जाता है। उस दौरान उसने अपने पुराने कपड़ों को पहनने के बाद एंजल डॉल की गन को वहीं पर छुपा दिया था। जिसके बाद वो चुपके से मेंशन में दाखिल होने के बाद सो जाता है और फिर इसकी अगली सुबह बैक रीचर को रिचर्ड के साथ मार्केट में जाने के लिए कहता है, क्योंकि रिचर्ड को मार्केट में से कोई सामान लेना था और अगर उस समय पर भी कोई उसको किडनैप करने की कोशिश करता तो रिचर्ड उसको आराम से संभाल लेता। तब रिचर्ड भी इस पर मानकर रिचर्ड के साथ मार्केट की तरफ जाने लग जाता है। जिस दौरान रास्ते में वो रिचर्ड से उसके पिता के काम के बारे में जानने की कोशिश करने लग गया था और तब जाकर रिचर्ड को पता चलता है कि बैक के बॉस का नाम जूलियस मैकैब है, पर जूलियस मैकैब का मेन बिजनेस क्या था इसके बारे में रिचर्ड को भी पता नहीं होता। भी फिलहाल के लिए वो एक टॉय शॉप पर जाकर वहां पर से एक नकली बंदूक खरीदता है, क्योंकि उसके पिता को अपने बचपन में ऐसी बंदूकों से खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, पर बचपन में उनकी उस तरह की बंदूक खो गई थी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हुए थे। इसी बीच रीचर बाहर सुजैन को कॉल करके उससे बात कर रहा होता है, जिससे एंजल डॉल के लैपटॉप से आ जाने वाली एक शिपमेंट के बारे में पता चला था और उस जगह पर जूलियस मैकैब भी आने वाला था। इसी वजह से सुजैन जल्दी ही उस जगह पर नजर रखने के लिए जाने वाली थी, मगर उसके जाने से पहले रीचर उससे एंजल डॉल के लैपटॉप से बैक के पास एक ईमेल करने को बोलता है, जिसमें जंगल के बीचों बीच मौजूद किसी घर की लोकेशन होनी चाहिए थी और साथ ही मैसेज में लिखा होना चाहिए था कि रिचर्ड को किडनैप करने की कोशिश करने वाले लोग उसी घर में रहते हैं। तब सुजैन ऐसा करने के बाद विल के साथ शिपमेंट वाली जगह की तरफ जाने लग जाती है और स्टीवन को कूपर की देखभाल करने के लिए छोड़ जाती है। इधर रिचर्ड की दुकान से बाहर आने पर उसके स्कूल के कुछ बुली बच्चे उसके पास आकर उसको परेशान करने लग जाते हैं, जिस दौरान उन्होंने उसके लिए गए गिफ्ट को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया था और अभी वो रिचर्ड को मार भी रहे थे। पर तभी वहाँ पर रिचर्ड पहुंचकर उन बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और बाद में उनके लीडर से कहता है कि अगर आज के बाद तुम लोग मुझे रिचर्ड के आसपास भी नजर आए तो मैं
तुम लोगों की खाल उधेड़ कर तुम्हें जमीन में दफना दूंगा। ये बात सुनने के बाद डर के मारे वो बच्चे वहाँ पर से 9-11 हो जाते हैं। और बाद में जब रिचर्ड से साइड में बैठकर बात करता है तो रिचर्ड उसको बताता है कि आज तक इससे पहले उसके किसी भी बॉडीगार्ड ने उसकी जान नहीं बचाई थी, क्योंकि वो सारे के सारे बॉडीगार्ड मैकैब के कहने पर ही उसके साथ रहा करते थे। और असल में मैकैब भी वो इंसान था जिसने रिचर्ड को पहली बार किडनैप करा था। उस समय पर बैक अपने नॉर्मल कारपेट के बिजनेस को चलाया करता था और उस समय पर उसकी कस्टम वालों से बहुत अच्छी जान पहचान थी, जिसकी वजह से उन्हें रिश्वत देकर अपने माल की चेकिंग होने से बचा लिया करता था। पर इस बारे में मैकैब को पता चलने पर उसने रिचर्ड को किडनैप करवा लिया। और उस समय पर मैकैब के कहने पर पाउली ने ही रिचर्ड के कान को भी काटा था ताकि उसके जरिए वो बैक को ब्लैकमेल करके उससे अपने हिसाब से काम करवा सके। दरअसल मैकैब अपने किसी इलीगल सामान को कारपेट के अंदर लपेट कर उसे दूसरे देशों में भेजना चाहता था, जिसके लिए ही उसे बैक के बिजनेस की जरूरत थी। और तब मजबूरन बैक को रिचर्ड की जान बचाने के लिए मैकैब के साथ हाथ मिलाना पड़ गया था। और तब से लेकर अब तक वो मैकैब के साथ ही काम कर रहा है। खैर इधर फिलहाल के लिए सुजैन शिपमेंट वाले एरिया पर पहुंच गई थी, जहां पर शिपमेंट के आने के बाद एक गाड़ी से जूलियस मैकैब उतरता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही था, जिसने अपना नाम बदलकर जूलियस मैकैब रख लिया था। फिर दूसरी तरफ स्टीवन भी अभी के लिए कूपर के ऊपर अच्छे से ध्यान रख रहा था, मगर उसका थोड़ा सा ध्यान भटकते ही जूलियस अपने सर पर चोट लगवा लेता है और उसी बहाने से स्टीवन को उसको खोलने के लिए बोलता है, मगर स्टीवन उसकी बातों में न आके उसके खुद ही दवाई लगा देता है। वहीं रिचर्ड फिलहाल के लिए बैक के घर पर वापस पहुंच गए थे, जहां पर बैक बहुत ही जल्दीबाजी की हालत में ड्यूक के साथ एक जगह पर जा रहा था, जो असल में जंगल के बीच में मौजूद उसी घर की लोकेशन थी, जो रिचर्ड ने ही सुजैन से बैक के पास पहुंचवाई थी। अभी रिचर्ड के वहां पर पहुंचते ही बैक उसे भी उनके साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए रिचर्ड भी मान गया था, मगर उनके साथ निकलने से पहले वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर जल्दी से बीच के पास पहुंचता है और वहां पर छुपाई हुई एंजल डॉल की गन को उठाकर ड्यूक और बैक के साथ उस लोकेशन की तरफ जाने लग जाता है। तब उस घर के पास पहुंचने के बाद बैक तो घर के बाहर ही रुक गया था, जहाँ रुककर वो ड्यूक और रिचर्ड से अंदर जाकर सभी लोगों को खत्म करने के लिए बोलता है। पर असल में वो पूरा का पूरा घर खाली था, जिस बात का फायदा उठाकर रिचर्ड अंदर जाकर ड्यूक को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे टेरेसा की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है। मगर जब ड्यूक उसको टेरेसा के बारे में कुछ भी नहीं बताता तो रिचर्ड उसको शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद रिचर्ड एक बंदूक को उठाकर घर की दीवारों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गया था, ताकि बाहर मौजूद बैक को ऐसा लगे कि घर के अंदर बहुत तगड़ी गन फाइट हो रही है। इस चीज में वो कामयाब भी होता है और इसके बाद रिचर्ड जानबूझकर गन के पीछे वाले हिस्से से अपने चेहरे के ऊपर भी वार करता है, ताकि उसके इस तरह से बाहर जाने पर बैक को उसकी बातों पर आसानी से भरोसा हो जाए। ऐसा करने के बाद रिचर्ड ने माइक्रोवेव के पास रखे कुछ बियर कैंस को उठाकर माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था, जो करके वो भागता हुआ घर के बाहर निकल जाता है। और तभी अचानक घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अभी रिचर्ड ने बैक के सामने यही झूठी कहानी बनाई थी कि अंदर जाते ही अंदर मौजूद लोगों ने उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर दिया, जिनमें एंजल डॉल और उसके ट्रक चलाने वाले 2 साथी भी शामिल थे। जिस बात पर पूरी तरह से भरोसा दिलवाने के लिए रिचर्ड बैक को एंजल डॉल की बंदूक भी दिखाता है और उसे बताता है कि शायद उसने आपको जान से मारने के लिए हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, पर मैंने उसको और उसके सभी साथियों को जैसे तैसे जान से मार दिया, मगर मैं ड्यूक की जान को नहीं बचा पाया और बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां पर से भाग पाया। तो रिचर्ड की हालत और घर में हुए ब्लास्ट को देखकर बैक को उसकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था और अभी वो रिचर्ड की बहादुरी को देखकर उसे ड्यूक की जगह पर हेड ऑफ सिक्योरिटी बना देता है, जिसका मतलब कि अब रिचर्ड को बैक के साथ उसकी मीटिंग्स में भी जाने का मौका मिलेगा और इस तरह से वो क्वीन तक पहुंचकर उसे बहुत ही आराम से खत्म कर पाएगा। कैरवी बैक इन सारी चीजों के बारे में मैकैब यानी कि क्वीन को सब कुछ बताता है, जिसके बाद रिचर्ड बैक को उसके घर पर छोड़ देता है और थोड़ी देर बाहर घूमने का बहाना बनाकर सीधा सुजैन के पास आ जाता है। वहाँ पर जब सुजैन उसको जूलियस मैकैब की फोटो दिखाती है तो उसको देखने के बाद रिचर्ड भी समझ गया था कि जूलियस मैकैब असल में कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही है और अब उसको किसी भी हालत में क्वीन को खत्म करना पड़ेगा। तब सुजैन उससे जानने की कोशिश करती है कि रिचर्ड क्वीन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि जब उसने अपने आर्मी के दिनों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूनिट नंबर 110 बनाई थी तो उस समय पर वो रोलैंड नाम के एक बंदे के ऊपर छानबीन कर रहा था, जिसके ऊपर आर्मी के सीक्रेट्स बाहर पहुंचाने का शक था। और तब उस केस में रिचर्ड की मदद करने के लिए रिचर्ड के जनरल लियोन ने सर्जेंट डोमिनिक कॉल को उसकी असिस्टेंट बनाकर भेजा था, क्योंकि उस समय पर रिचर्ड के ऊपर वर्क प्रेशर वैसे ही काफी ज्यादा था। इसके बावजूद रिचर्ड को अपने जनरल की हरकत पसंद नहीं आई थी, क्योंकि शुरुआत से उसे अकेले ही काम करना पसंद था। पर कोल के आने के बस कुछ मिनट बाद ही कोल ने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से रिचर्ड के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। यार उस समय पर रिचर्ड उसको रोलैंड की फाइल पढ़ने के लिए देता है, जिसे पढ़ने के बाद कोई को ये बात समझ में आ जाती है कि रोलैंड असल में ये जुर्म अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के दबाव में कर रहा था। इसी वजह से अब रिचर्ड और कोल दोनों ही उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करने लग गए थे। जिस दौरान कोल ने बताया था कि पहले वो अपने पिता के साथ हंटिंग करने के लिए जाया करती थी, मगर 5 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई, पर उसके बावजूद वो आज भी उनको याद करने के लिए कभी कभी हंटिंग करने के लिए चली जाती है। और जैसा कि उस समय पर कोल बार बार रिचर्ड को सर बोल रही थी तो रिचर्ड उसको आगे से उसको सर बोलने के लिए करता है, जिस पर कोल भी मान जाती है।
अब वैसे फिलहाल के लिए वो रोलैंड के ऊपर नजर रखने के लिए एक पार्क में आए हुए थे, पर उन लोगों की इन्हीं बातों के बीच में रोलैंड अपने काम को पूरा करके वहाँ पर से निकल जाता है, जिसकी वजह से रीचर और कोल को गुस्सा आ रहा था। मगर कोल इस बात को जानती थी कि अब अगर वो लोग रोलैंड के ऊपर डायरेक्ट भी प्रेशर बनाएंगे तो भी उसके पास से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी। तब रीचर भी इस चीज के लिए मान जाता है और एक इंटेरोगेशन रूम में रोलैंड को बुलाकर वहाँ पर कोल को भेज देता है, जो कि उसके ऊपर प्रेशर बनाते हुए उससे झूठ बोलती है कि उन्हें उसके साथियों के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अगर रोलैंड अपने आप को बचाना चाहता है तो वो उनके मास्टरमाइंड के बारे में बता दे। तब रोलैंड बहुत ज्यादा डरते हुए बताता है कि इस सब का मास्टरमाइंड एक बहुत ही खतरनाक और साइकोपैथ किस्म का बंदा है जिसे कोई भी पंगा नहीं लेता और उसका नाम जेवियर क्वीन है। असल में वो खुद भी इंटेलिजेंस में ही काम करा करता था, जिसकी मदद से ही उसने रोलैंड की 4 साल की बेटी को किडनैप करवाकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसी वजह से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए न चाहते हुए भी रोलैंड को क्वीन को मिलिट्री के सारे सीक्रेट्स देने पड़े थे। अब जैसे कि उस समय पर क्वीन के इंटेलिजेंस में होने की वजह से रीचर और कोल उसके ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते थे, इसी वजह से पहले तो वो उसके बारे में छानबीन करना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्वीन के नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको वो बस इंटेलिजेंस की सैलरी से तो नहीं खरीद सकता था। इसी वजह से कोल अब उसके बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करने लग जाती है, जिस दौरान उससे साफुन कासिम नाम के एक सीरियन बंदे के बारे में पता चलता है जो कि खुद भी सीरिया की आर्मी में ही काम करा करता था, मगर काफी समय से वो अमेरिका में है। इन दिनों में क्वीन का उस बंदे से बहुत ज्यादा कांटेक्ट हो रहा था और हो सकता था क्वीन मिलिट्री के सारे राज उसको ही बेचने वाला हो। इसलिए रात के समय में रीचर और कोल कासिम के बारे में पता करते हुए उसको एक नाइट क्लब के बाहर पकड़ लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो रीचर कासिम के बॉडीगार्ड्स को पीटकर उन्हें वहाँ पर से भगा देता है और बाद में अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उसे अपने साथ सवाल जवाब करने के लिए ले जाता है। तब रीचर कासिम को छोड़ने के बदले में उससे क्वीन को पकड़वाने में मदद करने को कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी कासिम को मानना पड़ गया था। इसीलिए वो अगले दिन क्वीन के पास जाकर उससे नॉर्मली मिलता है और उससे मिलिट्री डॉक्यूमेंट वाले बैग को लेकर वहाँ पर से सीधा रीचर के पास पहुंच जाता है। उस बैग के अंदर सच में सारे के सारे असली ब्लूप्रिंट्स थे, जिन्हें देखने के बाद रीचर तुरंत ही लियोन के पास जाकर उससे क्वीन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए कहता है और जब अरेस्ट वारंट बनकर आता है तो रीचर कोल के फायदे के लिए कोल को क्वीन को अरेस्ट करने के लिए भेजता है। इससे कोल बहुत ज्यादा खुश होकर तुरंत ही अपनी टीम के साथ क्वीन को पकड़ने के लिए उसके फार्म हाउस की तरफ निकल जाती है, मगर कई घंटे बीतने के बाद भी जब वो वापस नहीं आती तो रीचर और लियोन को उसकी बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। तब रीचर लियोन के कहने पर कोल को मैसेज करता है कि क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब उस दौरान कोल की तरफ से आए हुए रिप्लाई को देखकर रीचर को समझ में आ जाता है कि कोल की जान खतरे में है। असल में कोल ने उससे मैसेज में कहा था कि सर यहाँ पर सब कुछ सही है, जबकि जब से रीचर ने कोल को उसे सर बोलने के लिए मना करा था तब से लेकर आज तक कोल ने रीचर को सर नहीं बोला था। इसीलिए बिना वक्त गवाए रीचर खुद ही अपनी गाड़ी को लेकर क्वीन के ठिकाने की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सीधा घर के अंदर न जाके घर के पास मौजूद एक शेड में पहुंच गया था, जिसमें जाने के बाद उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वहाँ पर कोल के बिना कपड़ों की लाश लटकी हुई थी और उसे जान से मारने से पहले क्वीन ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था। ये देखकर रीचर को कोल के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और साथ ही उसे क्वीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रही थी, इसलिए वो पूरे घर में क्वीन को ढूंढना शुरू कर देता है। उस दौरान क्वीन भी अपने स्टोर रूम में से अपने सारे छुपाए हुए पैसों को निकालकर वहाँ पर से भागने की तैयारी कर रहा था, मगर जैसे ही उसे स्टोर रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपनी बंदूक लेकर बाहर आ जाता है। पर उसके बाहर आते ही रीचर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था, जिस दौरान क्वीन उसको बार बार उसकी टीम में शामिल होने के लिए बोल रहा था, मगर रीचर को तो उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, इसलिए उसको शूट करके खत्म करने वाला होता है, मगर उससे पहले क्वीन रीचर के ऊपर हमला कर देता है। तब रीचर भी उसको बहुत ही बुरी तरह से मारकर सबसे पहले तो बेहोश करता है और बाद में समंदर के बिल्कुल बगल में मौजूद एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसके सर में गोली मार देता है। उस दौरान रीचर ने क्वीन को गोली मारने के लिए क्वीन की बंदूक का ही इस्तेमाल करा था, जिसकी छोटी कैलिबर की गोली की वजह से क्वीन की जान बच गई थी, पर अभी शायद उसे रीचर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब वैसे वो दिन पहली बार था जब रीचर अपने किसी साथी के मर जाने की वजह से बुरी तरह से रोया था। क्या प्रेजेंट टाइम पर सुजैन भी ये सारी बातें जानने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे बताती है कि टेरेसा को अंडरकवर जाने के लिए उसने कोई भी पैसे नहीं दिए थे, बल्कि उसके पास से ड्रग्स मिलने की वजह से उसके ऊपर से चार्जेस हटाने का वादा करा गया था और अभी उसके गायब हो जाने की वजह से सुजैन को भी उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। खैर अभी सुजैन रीचर को ये बताती है कि उसे एंजल डॉल के लैपटॉप से उसके कई और ठिकानों के बारे में भी पता चला था, जिनमें से कुछ अभी पूरी तरह से खाली हैं और इसीलिए कल सुजैन विल के साथ उन ठिकानों पर जाकर वहाँ पर टेरेसा को ढूंढने की कोशिश करेगी। ये बात जानकर रीचर वहाँ पर से वापस से बैक के मेंशन में आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात और एग्निस से होती है, जो दोनों ही बैक के घर में काम करा करती थी। अभी के लिए उनसे बात करने के बाद रीचर को बैक के बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में पता चलता है, जिसकी पार्टी बस 4 दिनों में होने वाली थी और उस पार्टी के अंदर बैक के खास लोगों के साथ साथ उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स भी आने वाले थे। अब इसके अगले दिन टीचर को बैक अचानक से अपने पास बुलाकर बताता है कि मैकैब यानी कि क्वीन ने एंजल डॉल के लैपटॉप की लोकेशन ट्रैक करवाकर उस बंदे को जान से मारने के लिए कई लोगों को भेजा है जिसके पास वो लैपटॉप है, और अभी मैं चाहता हूँ कि तुम भी मैकैब के साथियों के पास जाकर उनकी मदद करो। ये बात सुनने के बाद टीचर तुरंत ही लैपटॉप की लोकेशन की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर रास्ते में वो बार बार सुजैन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिलहाल सुजैन विल के साथ एंजल डॉल के पहले ठिकाने पर पहुंच चुकी थी, जो एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से सुजैन का फोन बंद होता है, जिसकी वजह से रीचर तुरंत ही स्टीवन के पास कॉल करके
कि उसे फैक्ट्री के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके सुजैन से बात करने को कहता है ताकि वक्त रहते वहाँ पर से सुजैन और विल को भागने के लिए कहा जा सके। अब जैसे ही स्टीवन फैक्ट्री के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके सुजैन को वहाँ पर से निकलने को बोलता है, वैसे ही फैक्ट्री में क्वीन के 3 साथी पहुंच जाते हैं, पर किस्मत से उनके अंदर आने से पहले सुजैन और विल छुप गए थे। तो वो तीनों अलग अलग होकर सुजैन और विल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिस दौरान टीचर भी वहाँ पर पहुंच गया था, जो वहाँ पर आते ही क्वीन के एक साथी को अकेला पाकर शूट करके खत्म कर देता है और उसी दौरान सुजैन भी एक आदमी को शूट करके खत्म कर देती है। इसके बाद सुजैन तीसरे बंदे हार्ली को भी जान से मारने वाली थी, मगर टीचर उसे ऐसा करने से मना करते हुए उसे वहाँ पर से भागने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो इस बार भी घर पर अकेला जिंदा जाता तो बेक को उसके ऊपर शक हो जाता। तब सुजैन भी टीचर की बात को मानकर विल को जैसे तैसे वहाँ पर से लेकर भाग जाती है। जिस दौरान भागते समय उन लोगों ने इंचरडॉल के लैपटॉप को फैक्ट्री के बाहर ही छोड़ दिया था, मगर फैक्ट्री के अंदर सुजैन का FBI बैच गिर गया था, जो किस्मत से रीचर के हाथ लग जाता है और रीचर उसको अपने पास रखकर हार्ली के साथ जल्दी से बाहर जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर सुजैन की गाड़ी का पीछा करने का दिखावा करते हुए अपनी गाड़ी को जानबूझकर कीचड़ में फंसा देता है। इससे हार्ली को उसके ऊपर शक नहीं हुआ था, पर इस पूरी झड़प के दौरान हार्ली को ये बात तो समझ आ गई थी कि उनके साथियों को जिसने भी जान से मारा है वो फेडरल एजेंट्स हैं और उनकी वजह से क्वीन का बिजनेस खतरे में है। खैर बाद में टीचर और हार्ली फैक्ट्री में मरे हुए अपने आदमियों की लाश को बैक के घर के पीछे मौजूद बीच से समंदर में फेंक कर ठिकाने लगाते हैं और टीचर को हार्ली बताता है कि वहाँ पर पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि बॉडी के फेंकते ही वो गायब हो जाती है और उसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता। खैर अभी इस काम को खत्म करने के बाद टीचर अपने रूम में जाकर सुजैन को कॉल करता है और उसे उसके FBI बैच के बारे में बताता है, जिसको फिलहाल के लिए टीचर ने अपने रूम की पिलो में छुपा दिया था। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से बैक गुस्से में टीचर का नाम चिल्लाता है और टीचर तुरंत ही फोन काट के बैक के पास पहुंच जाता है, जो क्वीन के नए आदमियों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो दोनों सबके साथ बदतमीजी कर रहे थे और बैक उनकी अकल को रीचर के जरिए ठिकाने लगवाना चाहता था। इसलिए रीचर भी उन दोनों के पास रसोई में जाता है, जहां मौजूद उन दोनों में से टकलू आदमी एनएटी के ऊपर गंदे कमेंट्स पास कर रहा था, जिससे रीचर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस बंदे को मार के बेहोश कर देता है और रीचर के इस रूप को देखकर तो दूसरे वाले बंदे का दिमाग अपने आप ठिकाने पर आ जाता है। इसके बाद रीचर सीधा अपने कमरे में चला गया था, जहाँ थोड़ी ही देर में कोई आकर उसके कमरे का दरवाजा बजाता है और रीचर के बाहर जाने पर उसे जमीन पर रखा हुआ एक थैंक यू का नोट और साथ ही एनएटी की तरफ से एक पेस्ट्री की प्लेट मिलती है, जिसे रीचर बहुत ही मजे से खाता है। दूसरी तरफ कूपर अभी भी स्टीवन के पास से भागने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसके लिए वो स्टीवन से सिगरेट पीने का बहाना बनाकर उसके हाथ खोलने को बोलता है, जिस पर पहले तो स्टीवन ने मना कर दिया था, मगर कूपर के जिद करने पर वो उसे एक सिगरेट पिलाने के लिए मान जाता है। पर जब तक स्टीवन सिगरेट लेने के लिए गया था, तब तक कॉपर ने टेबल पर मौजूद अल्कोहल की बोतल को अपने मुंह से पकड़कर मुंह में थोड़ी सी अल्कोहल भर ली थी और अभी जब स्टीवन उसके पास जाकर उसकी सिगरेट को जलाने वाला होता है, तो अचानक कूपर उसके मुंह की तरफ अल्कोहल थूकता है, जिससे स्टीवन के चेहरे पर आग लग जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर कूपर बार बार अपने पैरों से उसके चेहरे को कुचलकर उसे जान से मार देता है और वहाँ पर से तुरंत भाग जाता है। इस बारे में सुजैन को पता चलने पर वो तुरंत ही इस बारे में रीचर को बताती है, जो समझ गया था कि कूपर सीधा बेक के घर आकर उसे रीचर की सारी सच्चाई बता देगा। इसलिए तब कुछ सोचने के बाद रीचर सुजैन से पूरे एरिया की लाइट्स को बंद करने के लिए कहता है और विल को कॉल करके बेक के घर के बाहर मौजूद रोड पर बुलाता है, जिसके लिए विल भी मान गया था। अब तक सुजैन भी उस एरिया के एक ट्रांसफार्मर के पास जाकर उसे शूट करते हुए बर्बाद कर देती है, जिससे बेक और उसके आसपास के घरों की बिजली पूरी तरह से चली गई थी। तब बिजली जाते ही रीचर तुरंत ही बेक के पास जाकर उससे कहता है कि शायद ये किडनैपर की कोई चाल हो सकती है और वो अंधेरे का फायदा उठाकर रिचर्ड को किडनैप करने के लिए आने वाले हैं। ये बात सुनकर बैक रिचर्ड को तुरंत ही घर के बाहर रोड पर पहरा देने को भेजता है और रिचर्ड तो चाहता ही यही था। अभी बाहर जाने के बाद रिचर्ड को विल भी मिल जाता है, जिसके साथ एक प्लान बनाकर रिचर्ड जानबूझकर उसकी गाड़ी को रोड पर पलटा देता है ताकि कूपर को वहाँ पर आने पर पहले रोड के पास ही रुकना पड़े और ऐसे मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड उसको शूट करके खत्म कर सके। तब विल को प्लान पूरी तरह से समझाने के बाद रिचर्ड पास में मौजूद झाड़ियों में छुप गया था, जिसके थोड़ी देर बाद जब कूपर वहाँ पर आता है तो वो गाड़ी को पलटा हुआ देखकर विल की मदद करने के लिए जाता है, मगर उतने में ही पीछे से रीचर उसे शूट करके खत्म कर देता है। तब उसको खत्म करने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम रीचर ने विल को दे दिया था, जिसके बाद रीचर के बैक के घर में वापस आने पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान होकर सीधा बैक के ऑफिस वाले कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर बैक के अलावा उसके और भी काफी सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि जब रीचर कूपर को मारने में बिजी था तो क्वीन ने बैक के पास कॉल करके उनसे घर में मौजूद सभी लोगों के रूम को चेक करने के लिए कहा था, क्योंकि क्वीन को जानकारी मिली थी कि बैक के घर में सरकार के साथ काम करने वाला कोई बंदा घुस आया है और उसके पास एक मोबाइल फोन भी है। ये बात सुनने के बाद रीचर को लग रहा था कि शायद क्वीन को उसके ही फोन के बारे में पता चला होगा और उसके रूम की तलाशी लेने पर उनके हाथ में सुजैन का बैच भी लग गया होगा। इसीलिए रीचर पास के टेबल में रखी एक बड़ी सी घड़ी को उठाने लगता है ताकि लड़ाई होने पर वो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। पर किस्मत से अगले ही पल बैक बताता है कि वो एजेंट असल में एनएटी थी, जिसके पास छुपा हुआ फोन मिलने पर पॉली ने उसे जान से मार दिया। ये बात सुनकर रीचर गुस्से में पॉली को सुनाने लगता है, क्योंकि उसने एनएटी से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाले बिना उसे जान से मार दिया था। और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए रीचर फिलहाल पाउली के पेट में मुक्का भी मारता है, मगर पाउली को तो रीचर के मुक्के से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अभी जब वो पलट कर रीचर के मुक्का मारता है तो रीचर सीधा जमीन पर गिर जाता है। इसका मतलब साफ था कि इस हाथी के अंदर इस भालू से ज्यादा ताकत थी।
खैर अभी बैक उन लोगों की लड़ाई को शांत करवा देता है और टीचर वहाँ पर से अपने कमरे में जाकर सुजैन को कॉल करके सब कुछ बताता है। जिसके अलावा अब तक टीचर को ये बात भी पता चली थी कि क्वीन असल में बंदूकों का धंधा करता है, जिसकी एक मीटिंग के लिए टीचर को अगले दिन बैक के साथ क्वीन के पास भी जाना था। और टीचर का प्लान ये था कि वहाँ पर जाते ही वो क्वीन को जान से मार देगा, क्योंकि क्वीन अगर अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रहा होगा तो टीचर को पहचानने के बाद वो वैसे ही उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। ये सुनकर सुजैन टीचर की चिंता करते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर टीचर के ऊपर तो क्वीन को जान से मारने का भूत सवार था, इसीलिए उसकी बात अनसुनी करके कॉल को काट देता है। अब इसके अगले दिन टीचर बैक और पाउली के साथ क्वीन के वेयर हाउस में पहुंच जाता है, जहां पर क्वीन को देखते के साथ ही टीचर ने अपनी बंदूक के ऊपर हाथ रख लिया था ताकि क्वीन के कोई हरकत करते ही टीचर उसे जान से मार सके। पर किस्मत से सच में क्वीन को टीचर के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि दिमाग में गोली लगने की वजह से सच में उसकी उस इंसिडेंट और उससे 2 दिन पहले तक की पूरी याददाश्त चली गई थी। कि तभी क्वीन का एक बंदा वहाँ पर लड़की की ड्रेस को लेकर आता है, जिसे देखकर टीचर समझ गया था कि पक्का वो ड्रेस टेरेसा के लिए होगी। हालांकि टेरेसा वहाँ पर नहीं थी, मगर क्वीन ने उसे जिंदा रखा हुआ था, क्योंकि बैक की बर्थडे पार्टी में उनके जो क्लाइंट आने वाले थे उन्हें लाल बालों वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद थी और किस्मत से टेरेसा के बाल भी लाल थे। अब तभी बाहर एक बहुत ही बड़ा रशियन माफिया अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखकर क्वीन तुरंत ही नोटों से भरा हुआ एक बैग लेकर सबके साथ बाहर पहुंचता है और रशियन आदमी की गाड़ी में उस नोट के बैग को रखकर बाकी पैसे बाद में देने को कहता है, क्योंकि असल में इस वेपन के बिजनेस को चालू करने के लिए क्वीन ने उस माफिया से लोन लिया हुआ था, जिसे अगर वो समय पर नहीं चुकाता तो रशियन माफिया तो किसी भी समय पर उसके पंखे फाड़ सकता था। खैर अभी माफिया के वहाँ पर से जाने के बाद टीचर और बैक भी वहाँ पर से चले जाते हैं और तब क्वीन हार्ली से उन लोगों के बारे में पता करने के लिए कहता है जो उसके बारे में पहले जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि सुजैन, नाइगली और 110th यूनिट में काम करने वाला वो बंदा जिसे कहानी की शुरुआत में टीचर ने कॉल करके क्वीन की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था। क्या भी इस बात से अनजान टीचर थोड़ी देर बाद रिचर्ड के पास पहुंचता है और उसे बाजार में चलकर बैक के तोहफे को सही करने का सामान लाने को कहता है, जिस पर रिचर्ड भी मान गया था। पर ये तो असल में टीचर का सुजैन से मिलकर उसके बैच को वापस करने का बहाना था। इसीलिए जैसे ही रिचर्ड सामान लेने में बिजी होता है तो रिचर्ड उससे कॉफी लेने का बहाना बनाकर बाहर चला जाता है और एक सुनसान गली में सुजैन से मिलकर उसको उसका बैच वापस कर देता है। तो बैच को वापस लेने के बाद सुजैन ने अचानक से रिचर्ड को अपनी सांसों की बदबू सूंघाना शुरू कर दिया था, क्योंकि रिचर्ड के क्वीन के सामने जाने वाली बात को सुनकर सुजैन काफी ज्यादा डर गई थी और वो रिचर्ड को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। क्या तभी वहाँ पर विल पहुंच जाता है, जिसे देखकर टीचर उसे वहाँ पर से जाने के लिए कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर रिचर्ड पहुंचकर विल को देख लेता है और उसे याद आ गया था कि विल असल में वही पुलिस वाला है जिसको रिचर्ड ने गोली मारी थी, पर उसके बावजूद भी वो जिंदा था। ये देखने के बाद उसको भी कहीं न कहीं रिचर्ड की सारी चाल समझ में आ जाती है, इसीलिए रास्ते में रिचर्ड उसे सारी चीजें बता देता है कि वो वहाँ पर टेरेसा को ढूंढने और क्वीन को खत्म करने के लिए आया था और रिचर्ड और बैक को उससे तब तक कोई भी खतरा नहीं है जब तक वो उसके रास्ते में न आए। ये बात सुनने के बाद रिचर्ड थोड़ा सा डर तो गया था, पर फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कहता। अभी रात के समय में वर्जीनिया में क्वीन के लोग 110 यूनिट के उस ऑफिसर के बारे में पता करके उसके घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद वो उसे टॉर्चर करते हुए जानने की कोशिश करने लग गए थे कि उसे क्वीन के बारे में पता करने को किसने कहा था। पर तब बहुत ज्यादा पिटने के बावजूद भी वो ऑफिसर टीचर के नाम को नहीं लेता, जिससे गुस्से में आकर वो लोग उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। और वैसे वो सिर्फ ऑफिसर ही नहीं बल्कि नाइगली के घर में भी 2 गुंडे उसको जान से मारने के लिए पहुंच गए थे, जिस दौरान नाइगली को उनके बारे में सही समय पर पता चलने पर वो घर में छुप जाती है और उसके बाद जैसे ही नाइगली को मौका मिलता है तो तुरंत भागते हुए अपने ऑफिस वाले रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी गन रखी थी। नाइगली के उस गन को लेने के बाद जैसे ही वो किलर्स अंदर आते हैं वैसे ही नाइगली उनमें से एक को शूट करके तुरंत खत्म कर देती है और दूसरे किलर को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तब रसोई में जाने के बाद उसने दूसरे किलर के पेट में भी गोली मार दी थी, जो फिलहाल के लिए तड़पते हुए उससे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने को कह रहा था, मगर नाइगली को उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो उसके सामने ही आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉर्नफ्लेक्स खाने लगती है। तब वो आदमी एक बार वापस से नाइगली से उसकी मदद करने के लिए कहता है, मगर नाइगली उसकी जान तभी बचाने वाली थी जब वो आदमी उसे उस आदमी का नाम बताए जिसने उसे नाइगली को मारने के लिए भेजा था। तब वो किलर नाइगली को कोस्टा नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानने के बाद नाइगली तुरंत ही टीचर के पास कॉल कर देती है, जिस दौरान किस्मत से टीचर के हाथ में ही फोन था और अभी वो नाइगली से बात करके समझ जाता है कि पक्का अभी उस सोल्जर की जान को भी खतरा होगा। इसलिए वो तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर में कॉल करके एक टीम को उस सोल्जर के घर पर भेजने को कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद क्वीन खुद ही बैक के घर में आकर उसे सुनाने लग गया था। असल में क्वीन को ये बात समझ में आई थी कि उसके पीछे मिलिट्री वाले पड़े हुए हैं और खास करके 110 यूनिट वाले सोल्जर। ये बात सुनकर तो बैक के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो क्वीन को बताता है कि उस यूनिट को टीचर ने ही बनाया था। ये बात सुनने के बाद क्वीन को समझने में देर नहीं लगती कि टीचर वहाँ पर उसे ही जान से मारने के लिए आया है, इसीलिए वो तुरंत ही पॉली से टीचर के पास जाकर उसे खत्म करने को कहता है। पर जब तक पॉली टीचर के कमरे में पहुँचता है तब तक टीचर नीचे पहुँचकर वहाँ से एक गाड़ी को लेकर निकल चुका था। तब उस गाड़ी की मदद से वो बैक के घर के दरवाजे को तोड़कर रोड पर आ जाता है, पर वहाँ पर पहुँचने के बाद गाड़ी खराब हो गई थी और अभी टीचर के पीछे टीचर को मारने के लिए क्वीन के काफी सारे साथी आ रहे थे। इसीलिए तब टीचर सुजैन को इस बारे में कॉल करके बताता है, जो तुरंत ही अपने घर से टीचर की मदद करने के लिए निकल जाती है और टीचर खुद पास वाले जंगल में जाकर अपने चेहरे पर कीचड़ लगाकर पास में ही छुप जाता है। और जैसे ही वहाँ पर क्वीन के लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं तो टीचर एक एक करके उन्हें जान से मार देता है।
इसके बाद रीचर वहाँ से पास के एक गाँव में चला गया था, जहाँ एक बूढ़ा कपल उसे अपनी दुकान में छुपा लेता है, जिसकी वजह से जब पाउली उस गाँव में आकर रीचर को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे रीचर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं बैक के घर में क्वीन इस बार बैक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो रिचर्ड को उसके सामने बुलाकर बैक को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और गुस्से में रिचर्ड को रशियन रोलेट खेलने को कहता है। जिस दौरान शुरुआत में तो रिचर्ड ने क्वीन के ऊपर ही बंदूक तान दी थी, मगर बाद में अपने पिता की जान बचाने के लिए उसे न चाहते हुए भी रशियन रोलेट खेलना पड़ता है। तब किस्मत से 3 बार गोली चलाने के बावजूद भी रिचर्ड की जान बच गई थी, पर अभी क्वीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ होता, इसीलिए वो पाउली से बैक का भी एक कान काटने को कहता है। वहीं फिलहाल के लिए सुजैन अब तक रिचर्ड को अपने साथ एक होटल में लेकर आ गई थी, जहां उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो टेरेसा को कहां पर ढूंढेंगे। तभी रिचर्ड को हार्ली के बारे में याद आता है, जो खुद पास की एक एरिया में एक बोट में रहा करता था और हो सकता था कि क्वीन ने टेरेसा को उसकी बोट में रखा हो। इसीलिए रिचर्ड और सुजैन अब तुरंत ही उसकी बोट पर पहुंच जाते हैं, जिसमें अभी कोई भी मौजूद नहीं होता। मगर बोट की तलाशी लेने पर रिचर्ड और सुजैन को ये बात तो समझ आ जाती है कि काफी समय तक टेरेसा को उसी बोट में रखा गया था। तभी वहाँ पर हार्ली खुद भी आ गया था, जिसे देखते के साथ ही सुजैन उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है, जिस दौरान लड़ाई के बीच में बोट में आग भी लग गई थी। वो देखने के बाद सुजैन हार्ली से टेरेसा के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर हार्ली उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा होता। इसलिए अब रिचर्ड गुस्से में आकर हार्ली का एक पैर काट देता है, जिससे दर्द में तड़पते हुए हार्ली ने बता दिया था कि जब से क्वीन को रिचर्ड के गद्दार होने के बारे में पता चला है, तब से उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है और टेरेसा को अपने साथ कहां पर लेकर गया है इस बारे में भी किसी को नहीं पता। अब इस बारे में जानने के बाद रिचर्ड और सुजैन तुरंत ही एक बोट में सवार होकर वहां पर से निकल जाते हैं, मगर उन लोगों ने हार्ली को मरने के लिए उसकी ही बोट में छोड़ दिया था और फिलहाल उन लोगों के वहां पर से निकलने के बाद हार्ली की बोट में हुए धमाके की वजह से हार्ली की जान चली जाती है। इधर शिकागो में नैगली फिलहाल के लिए कास्टो नाम के उस आदमी के पास पहुंच गई थी, जिसने क्वीन के ही कहने पर नैगली को मारने के लिए वो किलर्स उसके घर में भेजे थे। और अभी जब नैगली कास्टो को धमकाते हुए क्वीन के बारे में बताने को कहती है, तो कास्टो बताता है कि क्वीन पूरी तरह से एक शैतान की तरह है, जो अलग अलग शहर में जाकर बड़े बड़े लोगों से पैसा लेकर बिजनेस करता है और अपने कुछ लोगों के दम पर पहले से ही शहर में मौजूद अमीर लोगों के बिजनेस के ऊपर कब्जा भी कर लेता है। जिसके बाद बहुत सारे पैसे कमाने के बाद जब उसे लगता है कि अब उसे माफियाज को पैसे नहीं लौटाने हैं, तो वो अपना शिकार बने बिजनेसमैन और उसकी फैमिली को जान से मारकर दूसरे शहर में सेम हरकत करने के लिए चला जाता है। ये बात सुनने के बाद नैगली को ये बात तो समझ में आ गई थी कि क्वीन अब जल्दी ही पैक और उसके बेटे को भी जान से मार देगा। वहीं रिचर्ड और सुजैन को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि उन्हें टेरेसा को ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, पर तभी अचानक से रिचर्ड के दिमाग में एक और प्लान आता है। तब उस दौरान रिचर्ड की बातों को सुनने के बाद सुजैन इस बात को समझ चुकी थी कि रिचर्ड अब टेरेसा को ढूंढे बिना बिल्कुल भी नहीं मानेगा, इसलिए वो खुश होकर उसके साथ पलंग तोड़ कुश्ती करना शुरू कर देती है। और उसके अगले दिन रिचर्ड उसे अपने साथ डेरियन नाम के एक आदमी के पास लेकर चला जाता है, जो असल में बैक का एक क्लाइंट था और उसके जरिए वो बैक को अपने पास बुलाकर उससे बात करके टेरेसा के बारे में पूछ सकते थे। तब शुरू में तो डेरियन उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है, पर बाद में जेल में जाने की धमकी सुनकर डेरियन उनकी बात मानकर बैक को दोपहर में एक डील करने के बहाने से एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर जाने से पहले रिचर्ड ने हर सीजन की तरह इस सीजन में भी नैगली को अपने पास बुला लिया था। तब नैगली खुद ही बैक से मिलने के लिए जाती है, जहां पर वो बैक के लोगों के सामने उससे धीरे से बात करते हुए उसे बताती है कि मुझे रिचर्ड ने तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की मदद करने के लिए भेजा है और वो जानना चाहता है कि क्वीन अपने साथियों के साथ डील कहाँ पर करेगा और टेरेसा कहाँ पर मौजूद है। अब जैसा कि नैगली ने बैक को ये बात भी बता दी थी कि जल्दी ही क्वीन उसको जान से मारने वाला है, तो शुरुआत में तो बैक को इस बात पर भरोसा नहीं होता, मगर नैगली जैसे तैसे उसे अपनी बातों के ऊपर भरोसा दिलवाकर जान लेती है कि क्वीन के क्लाइंट आज पास के एक एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, क्योंकि बैक का बर्थडे भी आज ही था और वो डील भी आज ही होने वाली थी। इस बारे में नैगली एक होटल में जाकर रिचर्ड और उसके बाकी साथियों को भी बताती है, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि डील कितने बजे होने वाली है। दूसरी तरफ बैक अपने घर में पहुंचकर आज सबसे पहले रिचर्ड के पास जाता है, जिस दौरान रिचर्ड उसकी टूटी हुई टॉय गन को सही करने की कोशिश कर रहा था और उस टॉय गन को देखने के बाद बैक बहुत ज्यादा खुश होते हुए रिचर्ड को थैंक यू बोलते हुए उससे बातें करने लग जाता है। फिर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद बैक सीधा क्वीन के पास चला गया था, जहाँ क्वीन उसे देखते ही उसके दूसरे कान को खींचते हुए रात में एक जंक यार्ड में जाकर माल डिलीवर करने को कहता है, जिस पर बैक भी मानकर कमरे से बाहर निकलकर तुरंत ही इस बारे में रिचर्ड को कॉल करके बता देता है, जिससे रिचर्ड समझ गया था कि पक्का टेरेसा भी उसे उसी जगह पर मिलेगी जहाँ पर वो क्लाइंट आएगा। वहीं नैगली फिलहाल के लिए एयरपोर्ट पर क्वीन के क्लाइंट के ऊपर नजर रख रही थी, जिनके प्लेन से उतरने के बाद नैगली उनकी गाड़ियों का पीछा करना भी शुरू कर देती है। वहीं सुजैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बस 4 जने क्वीन की प्रोफेशनल किलर्स की इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करेंगे, इसलिए सुजैन इस केस में एटीएफ को भी शामिल करने की बात करती है, क्योंकि बैक के घर में पकड़ी गई एनीटी भी उनकी ही एजेंट थी, जिसका बदला लेने के लिए वो लोग शायद उसकी मदद कर सकते हैं। तो बीचे इसके लिए साफ मना करता है, क्योंकि इस केस में सरकार की पूरी तरह से इन्वॉल्व होने के बाद क्वीन को अरेस्ट करा जाता, न कि उसे जान से मारा जाता। और डीचे इस बात को जानता था कि क्वीन के जेल में जाने पर वहाँ पर भी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि क्वीन की जान पहचान अभी भी काफी जगह थी, मगर सुजैन उसकी बात को
को नहीं सुनती, क्योंकि उसके हिसाब से वो 4 जने मिलकर क्वीन की फोर्स का कभी भी सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए अब ना चाहते हुए भी रिचर्ड को उसकी बात मानकर एटीएफ के ऑफिस में जाना पड़ता है, जहाँ मौजूद एटीएफ का कमांडर सारी चीजों को जानने के बाद अपनी टीम को वहाँ पर जाने के लिए कहता है। पर अब उसने सुजैन, विल और रिचर्ड को उस जगह पर से दूर रहने को कहा था। इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड गुस्से में वहाँ पर से चला जाता है और फिर रात के समय में रिचर्ड सुजैन और विल के साथ एक वैन लेकर उस जंक यार्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें वैन से नीचे उतरने की परमिशन नहीं थी। पर जैसा कि रिचर्ड अपनी जिद के आगे किसी की भी बात नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो कमांडर के मना करने के बावजूद भी एक कंटेनर के ऊपर जाकर अपनी स्नाइपर को सेट करके बैठ जाता है, जिस दौरान सुजैन और विल भी रिचर्ड के लिए परेशान होकर उसी वैन के अंदर बैठे हुए थे। फिर अब जैसे ही वहाँ पर बैक अपने माल को लेकर पहुँचता है तो जल्दी ही वहाँ पर क्लाइंट भी पहुँच जाते हैं, जो देखकर रिचर्ड इस बारे में कॉल करके नाइगली को भी बताता है। पर नाइगली तो क्लाइंट्स के बारे में सुनने के बाद पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि तब से लेकर अब तक वो लगातार असली क्लाइंट्स का पीछा कर रही थी और वो लोग असल में बैक के घर की तरफ जा रहे थे। ये बात सुनने के बाद रिचर्ड समझ जाता है कि वो क्लाइंट बनकर आए लोग असल में कोई और नहीं बल्कि क्वीन के प्रोफेशनल किलर्स हैं, जो असल में वहाँ पर क्वीन के कहने पर बैक को जान से मारने के लिए आए थे। ये बात समझ आते ही रिचर्ड बैक की जान बचाने के लिए एक आदमी को शूट कर देता है, जिससे आसपास मौजूद एटीएफ के सोल्जर भी बाहर आ गए थे और उस दौरान क्वीन के लोगों और एटीएफ के ऑफिसर के बीच में एक बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो गई थी। तब एटीएफ के लगभग सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बैक फिलहाल के लिए एक ट्रक के नीचे छुप जाता है, जिस दौरान सुजैन और विल भी अपनी वैन से बाहर निकलकर क्वीन के लोगों को मारने लग गए थे। और तब उन्हें जंक यार्ड के ग्राउंड के बीच में कमांडर की लाश भी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं अब तक रिचर्ड भी बैक के पास जाकर बैक को मारने वाले लास्ट आदमी को भी जान से मार देता है और बैक अब ट्रक के नीचे से बाहर आने के बाद उन्हें बताता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। खैर भी सुजैन को बैक से बात करने के बाद ये बात भी पता चलती है कि टेरेसा असल में अभी उसके ही घर में थी, जहाँ क्लाइंट्स के जाने पर क्वीन शायद टेरेसा को उनकी हवस का शिकार बनाने वाला था। अब वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से रिचर्ड को डिलीवरी ट्रक के अंदर किसी के होने का एहसास होता है और अंदर जाने पर उसे ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है, जो असल में क्वीन का ही एक आदमी था और मैसेज के जरिए क्वीन को यहाँ की सारी सिचुएशन बस बताने वाला था। तब रिचर्ड उसे सही टाइम पर पकड़कर उसे क्वीन को ये मैसेज करने के लिए कहता है कि यहाँ पर सब कुछ सही है और हम लोग वापस आ रहे हैं। तब रिचर्ड के डर के मारे वो आदमी भी बिल्कुल ऐसा ही कर देता है और रिचर्ड अब सुजैन, बैक, विल और उस ड्राइवर के साथ सीधा बैक के घर की तरफ जाने लग जाता है। तो घर के बाहर उन्हें नाइगली भी मिल जाती है, मगर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वैसे ही वहाँ पर पाउली भी पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद सबसे पहले तो रिचर्ड उस ड्राइवर को जान से मार देता है और बाद में नीचे उतरकर पाउली से बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई करना शुरू कर देता है, जिस बीच बाकी सबको घर के अंदर जाने का मौका मिल गया था। तब नाइगली पीटर की ड्रेस पहनकर पार्टी के बीच में जाके क्वीन के ऊपर नजर रखने वाली थी और उतने में विल ऊपर जाकर टेरेसा को फ्री करवा देता। सुजैन भी उसकी थोड़ी थोड़ी सी मदद करने वाली थी, मगर बैक तो बेसमेंट में ही रहने वाला था, क्योंकि अगर धोखे से भी उसके बारे में किसी को पता चल जाता तो उसके साथ साथ रिचर्ड की जान भी खतरे में आ जाती। इधर रिचर्ड अभी भी पाउली से लगातार लड़ाई कर रहा होता है, जिस दौरान पाउली उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था, मगर रिचर्ड हार मानने को तैयार नहीं होता और फैसला करता है कि आज वो पाउली को किसी भी हालत में जान से मार कर रहेगा। पर अभी उल्टा पाउली उसको इधर उधर उठाकर फेंक रहा होता है, जिस दौरान वो रिचर्ड को भांति भांति की जगह पर पटक पटक कर मारता है और उसी दौरान रिचर्ड के ऊपर काफी सारी बोइयां गिर जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब पाउली उसके गले में एक जंजीर डालकर उसे फिर से फांसी पर लटकाकर वहाँ पर से निकल जाता है, मगर उसके बाहर जाते ही रिचर्ड ने जैसे तैसे उस जंजीर को तोड़ दिया था और वो पाउली के पास बाहर आकर वापस से उससे लड़ाई करने लग गया था। तब इस बार वो लोग लड़ाई करते करते घर के पीछे वाले बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां पर भी थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद वो दोनों के दोनों ही समंदर के पानी के अंदर गिर गए थे और ये वही जगह थी जहां की तेज लहरें एक सेकंड में किसी की बॉडी को भी गायब कर देती थी। उन तेज लहरों की वजह से उन्हें पानी के अंदर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है और रिचर्ड फिलहाल के लिए जितनी बार भी ऊपर आने की कोशिश करता है तो पाउली उसे बार बार पानी के अंदर खींचकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे तैसे रिचर्ड उसके गले में एक बहुत ही जोरदार लात मारकर ऊपर आ जाता है। मगर रिचर्ड के बाहर आने की थोड़ी देर बाद ही पाउली वापस से उसके पीछे आने लग गया था और वो लोग सिक्योरिटी रूम में जाकर फिर से लड़ाई करने लग गए थे। तब उस दौरान पाउली एक बंदूक उठाकर रिचर्ड को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद वो रिचर्ड को शूट करके जान से मारने वाला था, मगर उसके गोली चलाने पर बंदूक के खराब होने की वजह से वो गोली उसके ही लग जाती है और रिचर्ड की जगह पर वो खुद मारा जाता है। इधर तक क्वीन की पार्टी में उसके क्लाइंट छोटे भाई और बड़े भाई भी आ गए थे, जिस दौरान क्वीन उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एक कमरे की चाबी देते हुए ऊपर जाने के लिए कहता है, जिसके अंदर क्वीन ने टेरेसा को ड्रग देकर नशे की हालत में छोड़ रखा था। वहीं अब तक जैसे तैसे विल खुद भी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां पर क्वीन का एक गार्ड उसको देख लेता है, मगर तब विल उसको गन पॉइंट पर लेकर बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पर विल बस उस बंदे को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बंदा विल के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। पर विल अभी जैसे तैसे उसको जान से मार ही देता है और उतने में ही वहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच गया था। तो विल ने रिचर्ड को उसके पिता के बेसमेंट में भेज दिया था और वो खुद टेरेसा को बचाने के लिए उसके पास जाने लग जाता है। पर अब तक टेरेसा के कमरे में क्वीन का क्लाइंट छोटा भाई पहुंच गया था, जिसके कपड़े उतारते ही वहां पर सुजैन पहुंचकर उसको गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि वो किस्मत से छोटी भाई से पहले उस कमरे में आ गई थी।
इधर अब तक रिचर्ड शिपमेंट वाली जगह पर जाकर वहाँ पर से कुछ शॉटगन और उसकी बहुत सारी गोलियां उठा लेता है और जैसे ही वहाँ पर बड़ा भाई और छोटा भाई के कुछ लोग पहुँचते हैं वैसे ही रिचर्ड एक एक करके उन्हें शूट करने के बाद घर में आकर तांडव मचाने लग जाता है। तब गोलीबारी की आवाज को सुनने के बाद सुजैन ने भी तुरंत ही छोटा भाई को शूट करके खत्म कर दिया था, जिसके बाद छोटा भाई के गार्ड के अंदर आने पर सुजैन उसे भी शूट करके खत्म कर देती है और टेरेसा को अपने साथ सेफली बाहर लेकर जाने लग जाती है। अब क्वीन को इस बारे में पता चलने पर वो तुरंत ही नीचे जाकर बड़े भाई को शूट करके जान से मार देता है और उसके पास मौजूद पैसे के बैग को लेकर वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लग जाता है। उस दौरान घर में हुई गोलीबारी की वजह से पार्टी में आए गेस्ट भी इधर उधर भागने लग गए थे, जिस दौरान नाइगली वापस से क्वीन को ढूंढना शुरू कर देती है। मगर क्वीन के हाथ में किस्मत से रिचर्ड लग गया था, जिसको गन पॉइंट पर लेकर वो बैग के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहाँ पर रखे कुछ ऑटोमेटिक गन उठाने लगता है। पर तभी अचानक वहाँ पर बैग पहुंचकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे शुरुआत में तो क्वीन डर गया था, पर अभी किस्मत खराब होने की वजह से बैग के हाथ में रिचर्ड की सही करी गई टॉय गन थी, जिसके आगे के हिस्से की पेस्टिंग उखड़ने वाली होती है। जो चीज देखने के बाद क्वीन उस बंदूक की नकली होने के बारे में समझ जाता है और तुरंत ही अपने पास मौजूद गन की मदद से बैग के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद उसे जान से मार देता है। ये देखकर रिचर्ड भी गुस्से में पास में पड़ी एक बंदूक को उठाकर वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गया था, जिस दौरान क्वीन जैसे तैसे कमरे से बाहर निकल जाता है और रिचर्ड अपने पिता के पास बैठकर रोने लग जाता है। अभी क्वीन वहाँ पर से भागकर सीधा घर के बाहर आ गया था, जहाँ पर अचानक से रशियन माफिया और उसके बहुत सारे लोग पहुंचकर क्वीन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि रशियन माफिया को भी क्वीन के भागने के प्लान के बारे में पता चल चुका था। पर फिलहाल के लिए वो क्वीन को अपने साथ लेकर जा पाते उससे पहले ही रिचर्ड अपनी शॉटगन को लेकर वहाँ पर पहुंचकर रशियन माफिया को वहाँ पर से जाने को बोलता है, क्योंकि वो क्वीन को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था, मगर रशियन माफिया ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। तभी अचानक से वहाँ पर सुजैन और साथ ही नाइगली भी पहुंचकर रशियन माफिया के लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और तब नाइगली घर के अंदर मौजूद बड़े भाई का पैसों से भरा हुआ एक बैग लेकर बाहर आती है और रशियन माफिया को वो पैसे देते हुए क्वीन को छोड़ने के लिए बोलती है। तब शुरुआत में तो रशियन माफिया ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता, जो सुनने के बाद नाइगली अपने पास मौजूद एक ग्रेनेड की पिन को निकालने की धमकी देने लग जाती है, जो देखने के बाद रशियन माफिया और उसके साथियों की फट के 4 से 64 हो गई थी और वो बस पैसे के बैग को लेकर वहाँ पर से चुपचाप निकल गए थे। तब उन लोगों के वहाँ पर से जाने के बाद रिचर्ड के बाकी सारे साथी भी घर के अंदर चले जाते हैं और फिर रिचर्ड क्वीन के सामने आकर सबसे पहले उसे गोल के बारे में याद दिलाता है और बाद में उसे शूट करके जान से मार देता है। अब इसके अगले दिन रिचर्ड के पास जाकर उसे थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है और साथ ही उसे सलाह देता है कि उसे अपने घर में मौजूद अपने पिता का सारा कैश लेकर वहाँ पर से चले जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही पुलिस वाले वहाँ पर आकर उसकी सारी प्रॉपर्टी को सील कर देंगे और साथ ही बैग के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा और इस तरह से रिचर्ड को आगे अपनी लाइफ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तब रिचर्ड भी रिचर्ड की बात को मानते हुए अपने घर में मौजूद सारी के सारे कैश को इकट्ठा करता है और एक गाड़ी में पैसे वाले बैग को लेकर वहाँ पर से चुपचाप निकल जाता है। अब वहाँ पर पुलिस वालों के आने के बाद रिचर्ड सुजैन से जाकर थोड़ी देर बात करता है और उसे किस करने के बाद उसे वहाँ पर से अपने जाने के प्लान के बारे में बताता है, जिस पर पहले तो सुजैन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर रिचर्ड उसकी बात को नहीं सुनता, क्योंकि उसे अपने पूर्वजों की तरह दर दर भटकने की आदत थी। कैरबी सुजैन से आखिरी अलविदा लेने के बाद वो नाइगली से भी बात करता है और फिर नाइगली से भी आखिरी अलविदा लेने के बाद वो बैग के गराज में पड़ी एक बहुत ही शानदार बाइक को लेकर अपने दर दर भटकने के सफर पर निकल पड़ता है। अब ये फौजी तो अपने सफर पर निकल चुका, जिसने हर मुश्किल का सामना करते हुए अंत में न केवल अपने दुश्मनों को खत्म किया बल्कि अपने दोस्तों और मासूम लोगों की जान भी बचाई। इस पूरी कहानी में रिचर्ड की बहादुरी और उसकी दोस्ती ने हमें ये दिखाया कि जब हौसला बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, लेकिन क्या हो जब खतरा किसी बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही विरासत और खानदानी जिम्मेदारियों से पैदा हो जाए। अब जहाँ रिचर्ड की दुनिया में गोलियों और टक्कर का बोलबाला था, वहीं अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ पर शाही ठाट बाट, पुरानी परंपराएं, जेंटलमैन लहजे के पीछे छुपा हुआ ढेर सारा पैसा, धोखा और अंडरवर्ल्ड का काला कारोबार, ये सारी की सारी चीजें ब्रिटिश कैप्टन एडी को अपने पिता की मौत के बाद मिल जाती हैं, मगर बाद में उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी हवेली के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। और जहां वो पहले बॉर्डर पर खड़ा होकर ईमानदारी से काम करा करता था, वहीं अब उसे अपनी जिंदगी की पहचान बरकरार रखने के लिए न जाने कितनी बेईमानियां करनी पड़ेंगी। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये बात जानने के लिए आप लोग राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके एडी की पूरी कहानी को जान सकते हो। और अगर आप लोग एडी की पूरी कहानी से वाकिफ हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके रिचर्ड के सीजन 2 को भी देख सकते हो। पर जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।